तो जैसे कि हमने अभी बात की कि जो आपके स्टैटिन ड्रग्स होते हैं दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट HMG CoA एंड दे इनहिबिट द एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज एंड थस दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली आप ये देखें कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि आपको पार्वास्टैटिन नज़र आ रहा है या पैरवास्टिन भी इसको कहा जाता है। ये कम्पेटिटिव इनहिबिटर है और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ऊपर वाला ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, वो बहुत मिलता जुलता है आपके HMG CoA से, जो कि एक्चुअल में सबस्ट्रेट है आपके एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज का। तो HMG CoA रिडक्टेज पे बेसिकली आपका जो सबस्ट्रेट है वो HMG CoA लगना होता है और वो HMG CoA को HMG CoA रिडक्टेज चेंज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू मेवालानेट या मेवालानिक एसिड। तो आपका मेवालानिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्रॉम HMG CoA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज। लेकिन पार्वास्टैटिन एक ऐसा स्टैटिन ड्रग है जो कि HMG CoA के साथ compete करेगा फॉर द एक्टिव साइट ऑफ HMG CoA रिडक्टेज, और जब HMG CoA रिडक्टेज की एक्टिविटी पर इनहिबिट हो जाएगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो ये स्टैटिन के ड्रग्स ईजिली अवेलेबल है मार्केट में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि दैट दे फॉर्म अ टाइट कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम एंड they form permanent bonds with the enzyme and thus they are not able to be dissociated from the enzyme. They permanently remove the catalytic activity of the enzyme. तो enzyme की जो एक्टिविटी है वो वापस नहीं आ सकती, it is irreversible. enzyme inhibitors as drugs, तो हमने एक ड्रग की ऑलरेडी बात की है विच इज़ द competitive inhibitor में जो कि था statin. So at least half of the 10 most commonly dispensed drug in United States act as enzyme inhibitors. So हमारे पास जो आम फार्मेसी में ड्रग्स होते हैं, जो टॉप 10 ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनमें से हाफ यानी कि 5 ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल द वाइडली प्रिस्क्राइब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, जो आपका जो ऑगमेंटिन होता है, तो ऑगमेंटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ अमोक्सिसिलिन प्लस क्लावुलानिक एसिड। तो क्लावुलानिक एसिड बेसिकली अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी को ही बढ़ाता है या ऑगमेंट करता है। तो बेसिकली जो ऑगमेंटिन होता है उसके अंदर कौन सा ड्रग होता है, अमोक्सिसिलिन, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का काम क्या होता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाता है by inhibiting the enzyme which is involved in the bacterial cell wall synthesis. तो बेसिकली एक एंटीबायोटिक है ऑगमेंटिन, जो कि ऑगमेंटिन बेसिकली एक कंपनी नेम है और इसका जेनेरिक जो ड्रग होता है वो अमोक्सिसिलिन होता है। और अमोक्सिसिलिन क्या करता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस कराएंगे। और जब बैक्टीरिया के सेल वॉल ही नहीं रहेगा या उसके अंदर इंजरी हो जाएगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। And in the previous lectures when we discussed the biosynthesis of eicosanoids, we discussed that aspirin या जो मशहूर कंपनी नेम है डिस्प्रीन, तो डिस्प्रीन क्या करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। और साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ने क्या करना था, आपके अराकिडोनिक एसिड को PGH में कन्वर्ट करना था। तो जब आपका अराकिडोनिक एसिड PGH में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे। सो एस्पिरिन इज़ अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से वो मुराद है कि बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ये ड्रग ओवर द काउंटर ईजीली ले सकते हो। सो एस्पिरिन क्या करता है, इट इरिवर्सिबल। सो एस्पिरिन इज़ बेसिकली एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ व्हाट, ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एंड थस इट decreases the synthesis of prostaglandins and thromboxanes. So aspirin is an example of a irreversible enzyme inhibitor and it inhibits which enzyme's activity, the cyclooxygenase enzyme. ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ये आपने एज सच 1 to 11 याद नहीं करने, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो कि कितने कितने मैकेनिज्म्स हो सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन के। सबस्ट्रेट एनालॉग्स, allostatic inhibitors bind to a separate binding site outside the active center. So allostatic inhibitors की मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जो आपके अनकम्पेटिटिव, नॉन कम्पेटिटिव और जो आपके मिक्स्ड इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते जैसे कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स कर रहे थे। ये
एट अ साइट ऑफ एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट, वहाँ बाइंड करते हैं, और ऐसी साइट्स को आप एलोस्टेरिक साइट्स भी कहते हो, और दैट इज़ वाई इस तरह के इनहिबिटर्स को आप एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कहते हो। सो जब एलोस्टेरिक इनहिबिटर जैसे कि अनकम्पेटिटिव, नॉन कम्पेटिटिव या मिक्स्ड इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइट पे, दे कॉज अ कॉन्फॉर्मेशनल और स्ट्रक्चरल चेंज इन द एंजाइम प्रोटीन दैट इनडायरेक्टली रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी। एलोस्टेरिक इफेक्ट्स पर्टिकुलरली अकर इन ओलिगोमेरिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जिनके ऊपर डुअल साइट्स होती हैं फॉर अटैचमेंट। एक साइट होती है एक्टिव साइट जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट एक्ट करता है, और दूसरी साइड वो साइड जहाँ एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे आपके अफेक्टर मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं। सबस्ट्रेट एनालॉग्स, सुसाइड सबस्ट्रेट्स आर सबस्ट्रेट एनालॉग्स दैट आल्सो कंटेन अ रिएक्टिव ग्रुप। तो बेसिकली सबस्ट्रेट एनालॉग्स या एनालॉग से मुराद है मिलती जुलती चीज़ होना। सो सुसाइड सबस्ट्रेट्स क्या, कौन से सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर एक रिएक्टिव ग्रुप भी होता है, तो क्या कहते हैं उनको? तो बेसिकली इनिशियली दे बाइंड रिवर्सिबली, इनिशियली वो रिवर्सिबली बाइंड करते हैं विद द एंजाइम, एंड देन दे फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद द एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम, एंड देयरफॉर देयर एक्टिविटी इज़ नोन एज नॉन कम्पेटिटिव। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके जो सुसाइड सबस्ट्रेट्स होते हैं कि इनिशियली वो बाइंड तो रिवर्सिबली करेंगे, ठीक है, वो करते रिवर्सिबली बाइंड है, लेकिन बाद में वो कोवलेंट बॉन्ड बना के परमानेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं विद द एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम। देयरफॉर देयर इफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कम्पेटिटिव। इनको इसीलिए नॉन कम्पेटिटिव, अब आपने याद है नॉन कम्पेटिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि आपके एंजाइम के फ्री एंजाइम की एक्टिविटी को भी कम कर सकते हैं, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को भी कम कर सकते हैं, जबकि अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को भी कम करते हैं। अब बेसिकली सुसाइड सबस्ट्रेट्स वो सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि एंजाइम की पहले एक्टिव साइट पे जाके पहले तो वो रिवर्सिबली बाइंड करेंगे, लेकिन बाद में वो परमानेंट बॉन्ड्स बना देंगे विद द हेल्प ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। इनके इफेक्ट को नॉन कम्पेटिटिव भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इनके इफेक्ट को नॉन कम्पेटिटिव कहा जाता है, ये कम्पेटिटिव इनहिबिटर की क्लास में इंक्लूड नहीं होते। अब आपके सबके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा है कि क्यों हम सुसाइड सबस्ट्रेट्स को नॉन कम्पेटिटिव की क्लास में नहीं लेके आते। वो इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करते हैं, वो एक्टिव साइट्स पे बाइंड नहीं करते। लेकिन जो सुसाइड सबस्ट्रेट होते हैं वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं, पहले रिवर्सिबली, लेकिन बाद में वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना के इरिवर्सिबल हो जाते हैं। सो बेसिकली सुसाइड सबस्ट्रेट जस्ट लाइक कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबली इनिशियली बाइंड करेंगे विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, लेकिन बाद में वो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे विद द एक्टिव साइट, और फिर उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बाय कॉजिंग कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। और चूँकि ये एंजाइम फ्री एंजाइम के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर भी ये सुसाइड सबस्ट्रेट एक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ वाई इनके इफेक्ट को नॉन कम्पेटिटिव कहा जाता है। अब इनको सुसाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप अपने मुंह में कोई चीज़ डालो और वो जहर हो तो यू विल डाई, ठीक है, यू हैव कमिटेड सुसाइड। सो सिमिलरली जो एंजाइम होता है उसका जो मुंह होता है एक्टिव साइट, उसके ऊपर जाके इनिशियली ये जो सा आपका सुसाइड सबस्ट्रेट है ये इनिशियली जाके रिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इनिशियली इसने ये शो किया कि मैं जो सा रिवर्सिबल बॉन्ड बना रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये इनिशियली जाके एक्टिव साइट के साथ आपके बनाएगा, रिवर्सिबल बाइंड करेगा रिवर्सिबली, लेकिन बाद में ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना के परमानेंटली बाइंड हो जाएगा और वो एक्टिव साइट को नहीं छोड़ेगा, और फिर एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे और एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इसको सुसाइड भी कहा जाता है कि जैसे एंजाइम ने खुद कोई जहर खा लिया है अपनी एक्टिव साइट पे सुसाइड सबस्ट्रेट को बाइंड करवा के। और इसके इफेक्ट को नॉन कम्पेटिटिव इसलिए कहा गया है बिकॉज ये जो सुसाइड सबस्ट्रेट हैं ये एंजाइम खाली एंजाइम पे भी एक्ट कर सकते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे भी एक्ट कर सकते हैं। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द सुसाइड सबस्ट्रेट इज़ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का क्या काम था? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व था उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करवाना। तो बेसिकली पेनिसिलिन एक्ट्स एज अ सुसाइड सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस।
ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी आपको कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स की। सो कंपेटिटिव में आपने ये याद रखना है कि कंपेटिटिव में जो आपका सबस्ट्रेट, आप ऊपर जो कार्टून गाइड लिखा है ना उसमें आप देखें, तो अभी हम कंपेटिटिव में हैं, कंपेटिटिव के फर्स्ट ब्लॉक में ऊपर वाले में। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में उनका कंपटीशन लगा हुआ है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए, दे आर कम्पीटिंग फॉर द एक्टिव साइट। ओके, जबकि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर जो उनसे हैं वो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं अंडर द बॉक्स ऑफ नॉन कंपेटिटिव। तो जो पहला बॉक्स है अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन कंपेटिटिव, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका रेड कलर का नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो फ्री एंजाइम पे भी जाके लग सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे भी जाके लग सकता है। तो आप देख रहे हैं इस एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट भी लगा हुआ है, तो सबस्ट्रेट लगने के बावजूद भी ये नॉन कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है। जबकि जो थर्ड एग्जांपल है ऑन द राइट, अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर, उसका जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें आप देखें कि जो ब्लू कलर का आपका एंजाइम इनहिबिटर है वो फ्री एंजाइम पे बाइंड नहीं कर सकता। तो फ्री एंजाइम कौन सा, जिस पे भी सबस्ट्रेट नहीं लगा ऊपर वाला, जबकि नीचे जब सबस्ट्रेट लग गया एंजाइम पे ग्रीन कलर का, तब जाके आपका ब्लू वाला एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम पे लगा और फिर उसने एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया। सो बेसिक जो डिफरेंस है नॉन कंपेटिटिव में और अनकम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में, वो ये फ़र्क है कि जो नॉन कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स वो फ्री एंजाइम की एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर सकते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर सकते हैं, जबकि अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर्स फ्री एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर सकते, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को ही इनहिबिट करेंगे। Regulation of enzyme activity. The regulation of reaction velocity of enzymes is essential if an organism is to coordinate its numerous metabolic processes. So enzymes की activity को regulate करना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे decide होगा कि आपके reactions कितने जल्दी होंगे body में। So the rates of most enzymes are responsive to changes in substrate concentration. So जितना ज़्यादा substrate होगा, जो हमने पिछले lecture में पढ़ा, उसी एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। Thus an increase in substrate concentration prompts an increase in reaction rate which tends to turn the concentration of substrates towards normal. So जब जितना आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी, और जब एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका फिर सबस्ट्रेट जितना, उससे ऊपर भी आप जितना बढ़ा लो फिर उससे ज़्यादा आप एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो एम क्या होता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का, ताकि एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स वो सारे भर जाएं और एंजाइम फिर उतनी जल्दी अपनी एक्टिविटी कर सके। रेगुलेशन ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। सो जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक एक्टिव साइट भी होती है और एक एलोस्टेरिक साइट भी होती है। उनके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर एलोस्टेरिक इनहिबिटर एक्ट करके उनकी इनहिबिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इनहिबिशन ना हो तो एलोस्टेरिक साइट का वैसे भी तो कोई काम होना चाहिए ना, या एवं वो एंजाइम में बना हुआ है कि उस पर कोई इनहिबिशन होगी तभी उसका मकसद था बनना। तो बेसिकली एलोस्टेरिक साइट्स की किस तरह रेगुलेशन होती है। सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर रेगुलेटेड बाय मॉलिक्यूल्स नोन एज अफेक्टर्स, also called modifiers, that bind non-covalently at a site other than the active site. So basically allosteric enzymes के ऊपर कुछ molecules act करते हैं जिनको affector कहा जाता है, और ये affector किस साइट पे एक्ट करते हैं, on the allosteric site which is a site other than the active site of the enzyme, and they increase the enzyme's activity, not decrease. Allosteric inhibitors enzyme की activity को decrease करते हैं by inhibiting बाय एक्टिंग ऑन द एलोस्टेरिक साइट, जबकि जो अफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं।